नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक गरीब बाप ने अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी बिना उसे बताए एक पागल लड़के से कर दी। जब लड़की ससुराल पहुंची तो उसे अपने पति के बारे में पता चला। उस पागल लड़के ने उस लड़की के साथ किया कुछ ऐसा कि सबके पैरों तले जमीन निकल गई। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे खेलते हुए चिल्लाकर पूछते। ऊ ऊ अ अंस हो कर हंसते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पाता। उत्तर सुनकर खेलते खेलते बच्चों का वह झुंड ताली बजा बजा कर हंसने लगता और उन सबके साथ अंश भी हो कर हंसता जाता, बिना यह समझे कि वह सभी उसी पर हंसे जा रहे हैं। अंश 10 वर्ष का मानसिक मंद बच्चा था। अभी कुछ दिनों पूर्व ही एक छोटे से शहर से लखनऊ जैसे बड़े शहर में आया था। उसके माता पिता दोनों ही एक सरकारी विभाग में मुलाजिम थे और एक सरकारी कॉलोनी में रहते थे। अंश से किसी बच्चे ने दोस्ती नहीं की थी। वह तो अपने से 2 वर्ष बड़े भाई विभूति के साथ अक्सर आ जाता था खेलने। शहर में नया होने के कारण अपने नए मित्रों के द्वारा अंश के साथ इस खेल का आनंद लिया जाता था। विभूति कभी विरोध नहीं कर पाता था, बस चुपचाप अंश और अन्य बच्चों को हंसते हुए देखता रहता था। बचपन से अपने छोटे भाई की इस त्रासदी को झेलने के कारण विभूति के मन में उसके प्रति सहानुभूति की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह माँ के बहुत कहने पर ही अंश को खेलने साथ लेकर जाता था। अंश के जन्म पर पिता मुकुल सक्सेना ने एक पार्टी रखी थी। सभी नाते रिश्तेदार को बुलाया था। खूब धूम धड़ाके हुए थे। पार्टी के बाद रिश्तेदारों और अंश की मां सुलोचना के आग्रह पर शहर के सबसे बड़े ज्योतिषी को भी बुलाया था, अंश की जन्म कुंडली बनवाने के लिए। अंश का भविष्य जानने की इच्छा से अंश की दादी ने उन ज्योतिषियों से खास आग्रह कहा था। पंडित जी, जैसे हमारे बड़के पोते विभूति की कुंडली आपने मन से बनाई है, वैसे ही इन छोटे के राजकुमार की भी बनाइए। हम मुंह मांगा इनाम देंगे। और पंडित जी जो कुंडली बना लाए उसके मुताबिक अंश का दिमाग बचपन से ही काफी तेज होना था तथा बड़े होने पर उसे एक विश्व प्रसिद्धि हस्ती भी बनना था। कुंडली जोर जोर से पढ़कर मुकुल सक्सेना ने सबको सुनाया था। उस दिन एक बार फिर से घर में खुशी ऐसे छाई कि उत्सव सा माहौल हो गया। दादी ने बलाएं लेते हुए कहा, मैं ना कहती थी यह मेरा पोता हजारों लाखों में एक है। किसी बहुत बड़े आदमी की आत्मा है इसके अंदर। दादी की बात सुन भला दादा कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत ही बोल पड़े, पहली बार तुमने बिल्कुल सही बात की है मुकु की अम्मा। यह मेरे कुल का नाम रोशन करेगा। इसका नाम अंश रहेगा। माता पिता दादा दादी सबके आकर्षण का केंद्र अपने छोटे भाई को बना दे। तब 2 साल का विभूति मुंह लटकाए चुपचाप एक और बैठा था। उसकी बाल बुद्धि ने जब उसे अपनी हीनता का बोध कराया तो वह अचानक जोर जोर से रो पड़ा। दादी ने उसे अपने पास खींचा और प्यार से सिर सहलाते हुए रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, आप सब लोग सिर्फ इस अंश को प्यार करते हो, मुझे तो कोई प्यार नहीं करता। बच्चे की मासूमियत पर रीझ कर दादी ने उसे अपने से चिपका माथा चूमकर कहा था, अरे तू तो हमारा ही नहीं हमारे पूरे गांव की विभूति बनेगा। और दादी के प्यार से हंसता हुआ 2 वर्ष का नन्हा विभूति दादी की गोद में लेट गया। लेकिन जैसे जैसे अंश बड़ा होता गया, सुलोचना और मुकुल के हृदय में चिंता घर करने लगी। वह अपने बड़े भाई से अलग था। जिस उम्र में विभूति अपने भावों को माँ को अपनी क्रियाओं से समझा देता था, अंश ऐसा कुछ नहीं कर पाता। 1 साल का होते होते चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने भी यह बता दिया कि अंश का मानसिक विकास एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं हो रहा। माँ के गर्भ में ही किसी कारण उसका मस्तिष्क सामान्य रूप से विकसित नहीं हो पाया था। यह सुनकर सुलोचना की आंखों से आंसू का सैलाब बह निकला था। मुकुल चाहकर भी कोई दिलासा नहीं दे पा रहा था। 3 साल का विभूति माँ को चुपचाप पास खड़ा रोते देखता रहा। कभी कभार जाकर अपनी नन्ही हथेलियों से आंसू पोंछता, मम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जवाब में सुलोचना उसे अपने पास खींच सीने से चिपका लेती। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अंश निर्विकार बैठा रहता, लेकिन जब बड़े भाई को माँ से चिपका देखता तो जोर जोर से रोने लगता। उसकी रुलाई से सुलोचना का कलेजा मुंह को आने लगता और वह विभूति को छोड़
झट अंश को गोद में उठा प्यार करने लगती। माँ के कलेजे से लगकर अंश को चैन मिलता और वह तुरंत चुप हो जाता। दिन प्रतिदिन उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। जिस चीज को पकड़ने या लेने की बात करता, अगर वह नहीं मिल पाती तो जब तक उसे पा नहीं लेता लगातार रोता रहता। मानसिक कमजोरियों के बावजूद उसमें मानवीय भावों को समझने की अद्भुत क्षमता थी। उसे प्यार करने वाले व्यक्ति के हृदय में उसके प्रति सच्चा प्यार पल रहा है या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह बात उसकी समझ में तुरंत आ जाती और वह उसी अनुसार अपनी प्रतिक्रिया भी प्रकट कर देता। अंश की दादी को जब अंश के बारे में डॉक्टर की बातों का पता चला तो दादी ने पूरे घर में यह कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कि ज्योतिष की कही बात कभी झूठ नहीं हो सकती। जरूर डॉक्टर ने ही गलत बताया है, अतः अंश को किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर बड़े डॉक्टर से दिखाना होगा। दादी की लगातार जिद से मुकुल और सुलोचना को भी लगने लगा कि हो ना हो इस डॉक्टर से कोई गलती हो गई है। सो उन्होंने उसे एम्स नई दिल्ली में ले जाकर चेकअप कराने का फैसला लिया। इस बार दादी ने भी साथ चलने की जिद की। एम्स के बाल रोग विभाग में डॉक्टर ने एक के बाद एक सवाल करने शुरू किए। आपका बेटा कितने महीने का है? सुलोचना की जगह दादी ने उत्तर दिया, 1 वर्ष का हुआ है पिछले महीने। इस पर डॉक्टर ने चार्ट निकालते हुए कहा, मैं क्रमवार जो पूछता जाऊं उसका अच्छे से सोचकर ठीक ठीक जवाब बच्चे की मां दे। सुलोचना ने हामी में सिर हिलाया। डॉक्टर चार्ट देकर सवाल करने लगा, क्या आपका बच्चा 3 माह का होते ही आपको देखकर हंसने लगा था? नहीं, यह तो अभी भी कभी कभी ही ऐसी प्रतिक्रिया दे पाता है। इसका सिर कब स्थिर हुआ? जी 6 महीने के बाद। सुनते ही दादी ने तीखे लहजे में प्रतिवाद किया। आजकल की माएँ अपने बनाव श्रृंगार में ज्यादा ध्यान देती हैं। बच्चे की ढंग से 4-5 बार मालिश हो तभी तो सिर समय पर स्थिर होगा। सुनते ही डॉक्टर को गुस्सा आ गया और उसने दादी को संबोधित कर कहा, माताजी, आप डॉक्टर हैं या मैं? आप चुपचाप बैठिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर की फटकार सुन दादी ने बुरा सा मुंह बनाया और घूमकर दरवाजे के बाहर देखने लगी। डॉक्टर ने अपना सवाल जारी रखते हुए सुलोचना जी से पूछा, आपका बच्चा अब पूरे 1 साल का हो गया है। क्या वह घुटने के बल चलता है या पेट के बल खिसकने की कोशिश करता है? नहीं डॉक्टर, सुलोचना ने गहरी उदासी से जवाब दिया। सुनकर पास खड़े जूनियर डॉक्टर ने धीमे स्वर में कहा, इस उम्र में दूसरे बच्चे चलने लगते हैं और आपका बच्चा अभी रोलिंग भी नहीं कर पा रहा है। सुलोचना जी की आंखें दुख से भर गई। उसने कातर दृष्टि से सीनियर डॉक्टर को देखते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले अच्छे से चेकअप कर ले। सीनियर डॉक्टर ने उसे दिलासा देते हुए पास खड़े जूनियर डॉक्टर को इशारा किया और उस जूनियर ने सुलोचना की गोद से अंश को लेकर पास के चेकअप बेड पर लिटा दिया। फिर दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर अंश का गहन चेकअप किया और वही कहा जो उनके शहर के डॉक्टर ने कहा था। माँ के गर्भ में ही किसी कारण अंश का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया, जिस कारण उसकी ग्रोथ सामान्य बच्चे की तरह नहीं है। अंशु शारीरिक रूप से बड़ा तो हो गया, पर मानसिक रूप से वह एक बच्चा ही रहेगा। आप चाहे तो इसकी काउंसलिंग करवाइए, इससे उसकी मानसिक दशा में कुछ सुधार संभव है। एम्स से होटल के कमरे में पहुंचते ही दादी ने डॉक्टर की बातों के विरोध में एक से एक तर्क देने शुरू कर दिए। ये डॉक्टर मोए ऐसे ही जो मन में आता है बोलते हैं। हमारे गांव में उस रघु की बहू को कह दिया था कि उसे बच्चा नहीं होगा और देखो अब 2-2 बच्चे उसके आंगन में खेल रहे हैं। पूजा पाठ और मौलवी जी के फूंके पानी का असर हुआ है। मेरा अंश भी ठीक हो जाएगा। मुक्कू, तुमने जो पार्टी में उतने लोगों को बुलाकर अधिक खुशी जाहिर की थी, यह उसी का असर लगता है। शायद किसी ने इसे नजर लगा दी है, इसीलिए यह ऐसा हो गया है। और फिर ज्योतिष शास्त्र इतना पुराना शास्त्र होकर गलत नहीं हो सकता। इसे लेकर चलो गांव पर बने सती माई के मंदिर में, वहां हम मन्नत मांगेंगे और फिर जिन मौलवी जी का फूंका पानी रघु की बहू पी थी उन्हें ही दिखाएंगे।
इतना कहकर उन्होंने अंश को गोद में उठा कलेजे से चिपका लिया। दुख में डूबी सुलोचना का मन सास की बातों के पीछे भागता अपने बेटे के बारे में सुखद कल्पनाएं करने लगा और मुकुल को देख उसने सास की बातों का समर्थन करते हुए कहा, क्यों न हम उन उपायों को भी आजमा कर देख ले जो अम्मा कह रही है। हो सकता है इनसे हमारे अंश की किस्मत शायद सुधर जाए। पत्नी की बातों से एक पिता का हृदय तुरंत सहमत हो गया और अब तक के सारे प्रगतिशील विचारों को भूलकर वह भी मंदिरों की चौखट पर सिर झुकाने और साधु संतों मौलवियों के पास अपनी समस्या का हल पाने को जाने के लिए तैयार हो गया। देश के सर्वोच्च चिकित्सा संस्थान को नकारना शुरू हुआ। गांव में जिंदा लोगों के भोले विश्वासों को ठगने वालों की स्वार्थी चिकित्सा का अंतहीन सिलसिला अब अंश के पूर्ण सामान्य हो जाने की आशा में मुकुल और सुलोचना ने ऑफिस से लगातार छुट्टियां ले ली। वे उन सभी धार्मिक स्थलों पर जाने लगे जहां किसी भी परिचित की मन्नत पूरी होने की खबर उन्हें मिलती। उनके सर बाबाओं और मौलवियों के कदमों में ही झुकने लगे। इस तरह इन्हीं प्रक्रियाओं में चिकित्सकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण अंश के जीवन के कई वर्ष यूं ही निकल गए। समय बीतता गया और अंश का शरीर बड़ा होता गया। मन की तुलना में अंश काउंसलिंग के अभाव में अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए पूरी तरह सुलोचना पर ही निर्भर था। अत्यधिक प्यार भी उसके मानसिक विकास को रोक रहा था। माता पिता उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी तत्परता से पूरी करते, जिससे उसका बाल मन निरंतर और भी जिद्दी होता जा रहा था। उसे अपना नाम ठीक ठीक बोलना कई बार सुलोचना ने सिखाने की कोशिश की, पर उसकी बातों को सुनकर वह हो करके हंसकर टाल देता। घर के अन्य सभी सदस्य वह जैसा था उसे वैसा ही स्वीकार करते थे, इसीलिए उसके व्यवहार और बोलचाल में अनघड़पन अन्य मानसिक मंदित बच्चों की तुलना में अधिक थी और इसी कारण 10 वर्ष की आयु में भी अंश अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाता था। अंश की इस खामी की और सुलोचना और मुकुल का ध्यान तब गया जब सुलोचना के साथ काम करने वाले मिस्टर भल्ला के घर वे सभी एक दिन उनके बुलाने पर गए। वहां उनकी मुलाकात मिस्टर भल्ला की मानसिक मंदित बेटी से हुई। सुलोचना ने नोटिस किया कि मिस्टर भल्ला की बेटी है तो लगभग अंश की उम्र की ही, पर उसमें कई व्यवहारगत कुशलताएं भी हैं, जैसे उसे अपना नाम सही सही बोलना आता है। माँ के कहने पर वह उनका हंसते हुए थोड़ी अनगढ़ता से ही सही पर अभिवादन भी करती है। सुलोचना ने जब इस बाबत मिसेज भल्ला से बात की तो पता चला कि लखनऊ में मानसिक मंद बच्चों का एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल है जो अपनी क्लासें सामान्य बच्चों की क्लासों के बाद चलाता है, जिस कारण मानसिक मंद बच्चों को काउंसलिंग के साथ साथ सामान्य बच्चों का व्यवहार भी देखने को मिलता है और वे कई बातें सीख लेते हैं। मुकुल और सुलोचना ने बिना देरी किए अंश का नामांकन उसी स्कूल में करा दिया। अंश अन्य बच्चों का साथ पा तथा समुचित काउंसलिंग से बहुत कुछ धीरे धीरे सीखने लगा। अब वह अपना नाम अंश बोलने लगा तथा अपने रोज के क्रियाकलापों के प्रति भी उसकी निर्भरता बढ़ती गई। समय अपनी रफ्तार से बीतता चला गया। अंश का बड़ा भाई विभूति अब इंजीनियर हो गया था और घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। अंश शारीरिक रूप से एक युवा में बदल चुका था, पर अब भी मानसिक रूप से वह एक छोटा बच्चा ही था। हाँ, यह समझ उसमें आ गई थी कि कब और किस परिस्थिति में उसे चुप रहना है। वह भी अपने बड़े भाई की शादी की खुशियों में घर आए बच्चों के साथ नाच गा रहा था। बच्चों के बीच नाचते नाचते उसे अचानक कुछ याद आया और वह एकदम से नाचना छोड़ अपनी माँ सुलोचना के पास आकर उसे पूछ बैठा, माँ, मेरी शादी कब होगी? जवाब में सुलोचना कुछ कह पाती उसके पहले ही अंश पकड़ पकड़ कर हंसने लगा और उससे लिपट गया। विभूति जब शादी करके आया तब अंश अपनी सुंदर सी भाभी के साथ भी तुम कितनी सुंदर हो कहते हुए हो कर हंसते हुए लिपट गया और उसके गालों पर सबके सामने एक चुंबन भी अंकित कर दिया। सबने इसे एक कम अकल देवर की ठिठोली के रूप में ही लिया, लेकिन अपने विवाह के दूसरे दिन जब विभूति की नवविवाहिता पत्नी अपने कमरे में दोपहर के वक्त सो रही थी और विभूति अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर बैठा
बातें कर रहा था तभी अंश उसके कमरे में जा घुसा और सोती हुई भाभी के बगल में लेटकर उसके चेहरे पर कई चुंबन अंकित कर दिए। भाभी इस अनायास जताए गए देवर के प्यार से हतप्रभ होकर उठ बैठी और उसने कड़े शब्दों में अंश को कमरे से बाहर जाने को कहा। यह बात विभूति के माध्यम से सुलोचना तथा मुकुल के पास पहुंची। सुनकर दोनों अंदर तक सिहर उठे और उन्होंने इस विषय पर अंश की काउंसलर मीनू शर्मा से मिलने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वे मीनू शर्मा के पास अर्जेंट अपॉइंटमेंट लेकर पहुंचे। सारी घटना सुन मीनू ने कहा, ऐसे बच्चों का शरीर एक युवा का तो हो जाता है, भले ही इनका मानसिक विकास एक बच्चे का होता है, लेकिन शरीर का सामान्य विकास होने के कारण इनके अंदर सभी सामान्य शारीरिक जरूरतें एक सामान्य युवा की तरह ही होती है। बस यह घटना इसीलिए हुई क्योंकि वह अन्य सामान्य युवकों की तरह अपनी भावनाओं को संतुलित करने की क्षमता नहीं विकसित कर पाया। इसमें बहुत अधिक चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग इसकी या तो शादी करा दें या इसे ऐसे माहौल से दूर रखें, पर शादी के बाद की जिम्मेदारियों को यह संभालेगा कैसे? सुलोचना ने चिंता भरे स्वर में कहा। जवाब में मीनू शर्मा ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, यह बात तो पेरेंट्स के सोचने की है, इसमें एक साइट्रिस्ट भला क्या राय दे सकती है। एक बार फिर सुलोचना अंश के लिए घर आकर रो पड़ी। मुकुल ने ढांढस बंधाया, कुछ न कुछ तो करेंगे ही हम अपने अंश के लिए। इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक मित्र ने चर्चा के दौरान सुझाया कि उनके एक गरीब रिश्तेदार है विश्वेश्वर। उनकी बेटी प्रीति देखने में सामान्य है, पर पढ़ी लिखी तथा काफी समझदार है। उचित दहेज नहीं जुटा पाने के कारण वह अपनी इस योग्य पुत्री के विवाह के लिए काफी चिंतित है। अगर मुकुल की सहमति हो तो वह उनसे अंश की बात करे। अंधे को और क्या चाहिए, दो आंखें। मुकुल ने झट सहमति देते हुए कहा, बस यार तू यह रिश्ता करा दे, हम लड़की को सर आंखों पर बिठाएंगे। हम दोनों की कमाई का जो है वह अंश के लिए ही तो है। लड़की अगर पढ़ी लिखी और समझदार है तो मैं अपने पैसों से उसके लिए एक स्कूल खुलवा दूंगा, जिसमें काम करते हुए वह अपनी गृहस्थी की गाड़ी भी चला पाएगी और मैं उसके माता पिता की ज़रूरतों का भी ख्याल रखूंगा। बस मेरे अंश का घर बस जाए। गरीबी के मारे हुए विश्वेश्वर ने सारी बातों की जानकारी के बाद भी प्रीति के लिए यह रिश्ता स्वीकार कर लिया। प्रीति को सिवाय इसके कि उसके होने वाला पति मानसिक मंद है, बाकी सब कुछ बता दिया गया। यह कि उसके ससुर काफी प्रगतिशील विचारों के हैं और वह शादी के बाद उसके संचालन के लिए एक स्कूल भी खुलवाएंगे आदि सारी बातें जानकर प्रीति अपने भाग्य पर फूले नहीं समा रही थी और रिश्ते वाले दिन से ही अपनी शादी की बेसब्री से प्रतीक्षा करने लगी। परंतु शादी के समय मंडप पर कई बार उसे अंश का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा, जिसे वह कुछ असहज सी हो गई। विदाई के बाद अंश के साथ एक ही कार में एक साथ बैठकर आते हुए उसका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि उसका पति कुछ असामान्य सा है। विवाह पूर्व का प्रीति का उत्साह अब पानी सा हो गया था। उसका मन एक अथाह अंधेरे में डूबता जा रहा था। ससुराल में सारे रीति रिवाजों से निपटकर जब वह और अंश कमरे में अकेले हुए, अंश ने बिना किसी भूमिका के प्रीति को जोर से पकड़कर बेतरह चूमना शुरू कर दिया। इस तरह आक्रामक प्रेम प्यार से घबराकर प्रीति ने अंश को जोर से धक्का दिया। पहले तो प्रीति के इस रवैये पर अंश हो कर हंसने लगा, फिर अचानक कमरे से दौड़ता हुआ भागता हुआ सो रही सुलोचना के बगल में जाकर उसे लिपटकर रोने लगा। सुलोचना को एकदम से कुछ समझ में नहीं आया। वह बेटे के साथ आंसू बहाती चुपचाप उसके आंसू पोंछने लगी। कुछ मिनटों के बाद अपनी भावना को नियंत्रित कर सुलोचना ने अंश को प्यार कर उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, प्रीति ने मुझे मारा। सुनकर सुलोचना का कलेजा मुंह को आ गया। वह अंश को लिए प्रीति के पास कमरे में पहुंची तो देखा प्रीति तकिए पर सिर गड़ाए लगातार रोए जा रही थी। सुलोचना ने अपने आप को संयत कर प्रीति के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा क्या हुआ? सुनते ही प्रीति ने आंसू से क्रोध की चिंगारियां फूट पड़ी और उसने सर पर से सुलोचना का हाथ झटकते हुए कहा, आप लोगों ने
हमसे यह क्यों छुपाया कि आपका बेटा एक सामान्य इंसान नहीं, पागल है? सुलोचना ने स्वर में यथासंभव मिठास भर कर कहा, बेटा, अंश एक पागल नहीं, मानसिक मंद लड़का है, और यह बात हमने तुम्हारे पिताजी को बता दी थी। चाहो तो उनसे फोन पर बात कर सच्चाई पता कर लो। सुलोचना की दृढ़ता ने प्रीति को उनकी बातों की सच्चाई का आभास करा दिया। वह बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। तब सुलोचना ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए फिर कहा, बेटा, 2-4 रोज और रह लो, जब सारे रिश्तेदार चले जाए उसके बाद अगर तुम्हारा जी यहाँ नहीं लगे तो अपने मायके जाकर रह लेना, और जब इच्छा हो यहाँ आना। हम तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेंगे। हाँ, तुम मेरे अंश की बहू हो तो हम तुम्हारे जीवन यापन का सारा खर्च उठाएंगे, चाहे तुम अपने मायके में रहो या यहाँ रहो। 4-5 दिन प्रीति ने किसी तरह काटे। इस बीच उसकी अंश से कोई बात नहीं हुई। सुलोचना अंश पर कड़ी निगाह रखती कि वह प्रीति के कमरे में कहीं अकेला न जाए। अंदर से टूटी हुई सुलोचना के लिए सबके सामने अपने आप को सहज रखना काफी कठिन हो रहा था। बहू प्रीति के प्रति उसके मन में कहीं कोई आक्रोश नहीं था और ना ही उसके व्यवहार में कोई शिकायत। वह प्रीति की परिस्थितियों में स्वयं को रखकर कई बार मन ही मन देख चुकी थी और इस कारण प्रीति का व्यवहार उसे सामान्य ही लगता। अंश प्रीति के रूखे व्यवहार और माँ की अपने ऊपर कड़ी निगरानी के कारण अक्सर बुझा बुझा रहता। उसके बाल मन को गहरी ठेस लगी थी। उसका मन प्रीति के प्रति बाल क्रोध के भाव से भरता जा रहा था। जब तब वह सुलोचना के सामने अपने भाव प्रकट करता, माँ, वह प्रीति बहुत खराब लड़की है, मुझसे बात भी नहीं करती, हमेशा मुंह सुजाए घूमती रहती है, उसे घर से निकाल दो। अंश की बातें सुनकर सुलोचना वेदना भरी हंसी के साथ अंश का सर सहलाकर कहती, ऐसी बातें नहीं करते बेटा, वह तुम्हारी पत्नी है, भगवान जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन वह मुझसे बात क्यों नहीं करती? अंश गुस्से से चीखते हुए कहता, बात करेगी बेटा, उसे थोड़ा समय दो। किंतु कितना समय? अंश के स्वर में हर्ष मिश्रित उत्कंठा होती। मैं उसे पूछकर बताऊंगी। सुलोचना स्वर में भरसक प्यार भर अंश को बहलाती। लेकिन इन 4 दिनों में सुलोचना चाहकर भी प्रीति से खुलकर बात नहीं कर पाई। जब घर से विवाह में आए सभी रिश्तेदार चले गए, तब प्रीति ने सास से आकर अपने घर जाने की बात कही। कुछ देर सोचने के बाद सुलोचना ने पति मुकुल से सलाह लेकर बताने को कहा। मुकुल सभी परिस्थितियों से वाकिफ था, अतः सुलोचना की बात सुनकर उसने कहा, मुझे इस समस्या का समाधान इसी में लग रहा है कि प्रीति अपने माता पिता से मिलकर खुलकर अंश और हमारे बारे में बात करें। अतः हमें बिना किसी हिल हुज्जत के प्रीति को उसके मायके जाने देना चाहिए। 4-5 दिनों बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए और घर में सिर्फ सुलोचना, मुकुल, अंश और प्रीति रहे, तो मुकुल ने प्रीति के पिता विश्वेश्वर को फोन कर बुलाया, सारी परिस्थिति से अवगत करा दिया तथा कहा कि वह प्रीति को अपने घर ले जाकर कुछ महीने रखें, उसे अपने फैसले के बारे में समझाए और जब प्रीति अपने मन से यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए तब वह उसे यहाँ भेजे। वह और सुलोचना खुले हृदय से अपनी बहू का स्वागत करेंगे। विश्वेश्वर मुकुल और सुलोचना के सामने नतमस्तक हो गए और उनके कहे अनुसार प्रीति को लेकर अपने घर आ गए। ससुराल से आई प्रीति से मिलने उसकी कई सहेलियां आती और चुहल कर उसे पति के बारे में पूछती, तो प्रीति या तो बात बदलकर अपने सास ससुर के बारे में बताने लगती या फिर शादी में आए किसी रिश्तेदार के बारे में। सभी इसमें उसके शालीन व्यक्तित्व की झलक पाते और प्रीति की प्रशंसा करते। एक दिन प्रीति का मूड अच्छा देख विश्वेश्वर ने उसे बुला अपने फैसले की मजबूरी बताई। इस पर प्रीति धीमे स्वर में बोली, बाबूजी, पहले ही सब कुछ बता देते मुझे तो अच्छा रहता, कह वहां से उठकर चली गई। प्रीति का एक छोटा सा भाई भी था, मनोज, जो अभी अभी कॉलेज में गया था। परिवार की गरीबी के कारण उपजी विसंगतियों को वह भी अपने स्तर पर झेल रहा था। अक्सर कॉलेज से मुंह लटकाए वह घर आता। एक दिन घर पर प्रीति के अलावा कोई नहीं था। माँ बाबूजी किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में सम्मिलित होने गए थे। मनोज ने आते ही किताबें जोर से पटकते हुए प्रीति से कहा, दीदी, मैं इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ।
बाबूजी के पास कभी पैसे होते ही नहीं हैं, न तो ढंग के कपड़े हैं, ना ही रोज एक ही कपड़ों में कॉलेज जाना अच्छा लगता है। लेकिन बाबूजी ने तुम्हारा एडमिशन शहर के बड़े कॉलेज में तो करवाया है। यह बात अलग है कि रोजाना तुम्हें वहां तक जाने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मनोज, तुम शिक्षा तो अच्छी पा रहे हो ना? प्रीति ने भाई पर प्यार भरी दृष्टि डालते हुए कहा। हाँ, बहन की बात सुन मनोज चुपचाप सर झुकाए घर से बाहर निकल गए। प्रीति मनोज को बाहर जाता देख चुपचाप उठी और मनोज की किताबें उठाकर उसके लिए बनी अलमारी में रखने लगी। तभी उसकी नजर किताबों के बीच से झांकती मनोज की एक फटी सी डायरी पर गई। उत्सुकतावश वह डायरी निकालकर पढ़ने लगी। 2-3 पन्नों पर 2-4 पंक्तियों की कविताएं लिखी थी, फिर कुछ पन्ने खाली थे। उन्हें पलटने के बाद प्रीति की निगाह उन पन्नों पर गई जो अत्यंत ही तलन से लिखे हुए थे। प्रीति ने पढ़ना शुरू किया। मैं जाने क्यों पैदा हुआ, मुझे मेरा होना सदा ही परेशान करता है। मैं एक गरीब माँ बाप का लड़का हूँ। ना तो मेरे पास अच्छे कपड़े हैं और ना ही दोस्तों के ऊपर खर्च करने के लिए पैसे। मेरे अंदर इतनी योग्यता भी नहीं कि मैं कॉलेज के स्पोर्ट्स का चैंपियन बनूं, और ना ही मैं पढ़ने में इतना तेज हूँ कि पूरी क्लास का ध्यान मेरी ओर आकर्षित हो। कद काठी और सूरत भी सामान्य है। ऐसे में नव्या क्यों मेरी तरफ आकर्षित होगी? भला एक औसत लड़के को देख पर ले यही काफी नहीं। उस दिन अपने मित्रों से घिरी नव्या को मैंने जाकर सिर्फ हेलो ही तो कहा था, तो उसने कितनी हिकारत से मुझे देखा। हेलो के एक शब्द को चबाते हुए मुझे वापस किया। इसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? उसके बाद वहां से चुपचाप निकल जाने के बाद वह बहुत देर तक अपने मित्रों के साथ हंसती। उसके बार बार इग्नोर करने के बाद भी जाने क्यों मैं उससे ही प्यार करता हूँ। हर समय उसका ही ख्याल दिल में रहता है कि कैसे मैं उसका दिल जीत सकूं। दीदी जाने क्यों वापस आ गई है अपने ससुराल से। मुझे तो जीजू अपनी तरह ही लाचार से दिखते हैं। शायद वह भी दीदी का दिल ही जीतना चाह रहे हैं। किसी भी व्यक्ति में कोई कमी होना अपराध तो नहीं, और फिर यह कमी उसकी खुद के द्वारा नहीं होती। ईश्वर प्रदत्त कमियों और खूबियों के साथ जीने के लिए हम मजबूर हैं। कई बार सोचता हूँ, क्या कमियों से भरा व्यक्ति सामान्य जिंदगी जीने का हक नहीं रखता? अंतिम पंक्ति पढ़ते ही डायरी फिसलकर प्रीति के हाथों से गिर गई और आंसू भरी आंखों के सामने मनोज का उदास चेहरा आ गया, जो अंश के भोले चेहरे में बदल गया। मनोज और अंश के चेहरे एक दूसरे में गड़बड़ होते गए और प्रीति अपना सर पकड़ वहीं जमीन पर बैठ घुटनों में अपना सर छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। अगले दिन जब विश्वेश्वर वापस आए तो प्रीति के हाव भाव उन्हें कुछ बदले हुए लगे। विश्वेश्वर ने गौर किया कि प्रीति के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और उसकी आंखें कभी उनके तो कभी मां के चेहरे पर पड़ते ही भर जा रही है। विश्वेश्वर ने पत्नी को प्रीति के मन की बात लेने को कहा। मां ने बेटी को पास बुलाकर जब पूछा कि वह क्या सोच रही है, तो प्रीति ने पहले तो कुछ नहीं कहा। मां कहती हुई जबरदस्ती मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन मां ने जब प्यार से उसके सर पर हाथ फेर स्वर में अतिरिक्त स्नेह भर कहा, बेटी, मुझसे अपने मन को कैसे छुपा पाओगी? तुम तो इस अतिरिक्त प्यार की उष्मा से प्रीति के सह प्रयत्न जमाए हुए आंसू पिघलकर आंखों से बह निकले। वह मां की गोद में सर रख फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर वह रोती रही। जब आंसुओं का आवेग थोड़ा कम हुआ तो उसने मां से कहना शुरू किया, मां, मुझे आप और बाबूजी माफ करें। मैंने आप दोनों को गलत समझा। अपने ससुराल वालों की को भी बेवजह सजा दी। वहां भी सभी बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने मेरी गलतियों को सुधारने का अवसर दिया। अब अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। मुझे वहां भिजवा दो। माँ प्रीति की बात सुन भरी आंखों से हंसते हुए बोली, बेटा, यह बुरा मानने की नहीं बल्कि खुशी की बात है हमारे लिए कि हमारी बेटी को हमारा फैसला मंजूर है। मैं अभी तुम्हारे बाबूजी से कहकर तुम्हें भिजवाने की व्यवस्था करती हूँ। मुझे अपनी बेटी की समझ पर पूरा भरोसा है कि वह अपना जीवन और भी अच्छे से संवारेगी। इस घटना के 2 दिनों के बाद ही प्रीति अपने ससुराल वापस आ गई। सुलोचना और मुकुल ने उसका स्वागत खुले हृदय से किया।
अंश प्रीति को आया देख खुश हो प्रीति आ गई कहते हुए पूरे घर में घूमता हंसता रहा। लेकिन इस बार सुलोचना ने सावधानी बरती और अंश को प्रीति के पास अकेले नहीं जाने दिया। रात में जब अंश प्रीति के पास कमरे में चला गया तो सुलोचना झट उसके पास आ उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा प्रीति अभी थकी हुई है ना, इसीलिए तुम मेरे साथ ही चलकर सो जाओ। फिर उसने प्रीति की ओर मुखातिब होकर कहा, जब तक तुम नहीं चाहोगे अंश मेरे पास ही सोएगा। और हाँ, कल हम सब पूजा करने पास के शिवालय में जाएंगे। तुम सुबह स्नान कर तैयार हो जाना। प्रीति ने सर हिलाकर चुपचाप अपनी स्वीकृति जताई। अगले दिन अंश उत्साह से तैयार हो माँ और पत्नी के साथ शिवालय चला गया। सुलोचना ने बड़े प्यार से दोनों को पूजन करवाया, शिव पार्वती की तरह सदा साथ रहने का आशीर्वाद दिया। मंदिर से लौटते हुए अंश की निगाह मंदिर की दीवार पर बने विधि चित्र पर पड़ी। चित्र देख अंश हो कर हंसने लगा। माँ ने जब हंसने का कारण पूछा तो उसने मासूमियत से माँ से ही सवाल किया, वह चित्र तो देखो, आधे में स्त्री है और आधे में पुरुष। हो चित्र बनाने वाले को बनाना नहीं आया। सुलोचना ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा यह चित्र शिव जी के अर्धनारीश्वर रूप का है। विवाह के बाद सबको ऐसे ही जीना चाहिए। आधा पुरुष और आधी नारी मिलकर ही एक स्वस्थ परिवार बनाते हैं। मतलब नारी और पुरुष दोनों जब मिलते हैं तभी शिव जी का कल्याणकारी रूप बनता है। और शिव जी भी ऐसे ही जोड़ों से खुश रहते हैं जो अपने जीवन में इस बराबरी की बात को उतारते हैं, जैसे कि मैं और प्रीति है ना माँ। हाँ बेटा, प्यार से कहते हुए सुलोचना ने बहू को कनखियों से देखा। प्रीति का चेहरा किसी सोच में डूबा हुआ था। घर पहुंचते ही अंश ने प्रीति को माँ के पास भेज अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में बंद जब अंश को काफी देर हो गई तो प्रीति ने सास से अंश के बारे में अपनी चिंता जाहिर की। सुलोचना को बहू की यह चिंता अत्यंत भली लगी। वह मुस्कुराते हुए प्रीति को साथ ले अंश के कमरे के पास जा उसे आवाज देने लगी। पत्नी की आवाज सुनकर मुकुल भी पास में आ गए और अंश को पुकारने लगे। माता पिता की आवाज सुनकर अंश ने अंदर से ही कहा, बस माँ अभी थोड़ा रुको, आ रहा हूँ। और जब 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला तो सबके मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। सबने देखा अंश का एक पैर शायद सेविंग रेजर चलाने के कारण बाल हटाने से कट गया है और उससे खून छलक रहा था। उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। दूसरे पैर में प्रीति की एक साड़ी लपेट कंधे पर डाली हुई थी। साड़ी लिपटे पैर के नाखून जैसे तैसे रंगे हुए थे। उसमें अंश ने पायल पहन रखी थी। आधे होठों पर लिपस्टिक फैली पड़ी थी। ललाट पर बिंदी चमक रही थी। एक कलाई में कुछ कांच की चूड़ियां थी। बेटे का यह रूप देख सुलोचना की आंखों में आंसू आ गए। रूंधे गले से उसने पूछा, यह क्या बेटा? हो कर हंसते हुए अंश बोला, माँ तुमने बताया था ना मंदिर में शिवजी जिससे खुश होते हैं वही अर्धनारीश्वर रूप। लेकिन यह पैर के बाल क्यों सेव कर डाले? तुमने चित्र वाले रूप के पैर में भी बाल नहीं थे। माँ अब तो शिवजी खुश हो जाएंगे और प्रीति मुझे मारने के बदले प्यार करेगी ना। अंश की बातों ने सबकी आंखों में आंसू भर दिए। तभी सबने देखा प्रीति लगभग दौड़ते हुए आकर अंश के सीने से लगी रो रही है। अंश उसे चुप कराते हुए कह रहा है, चुप हो जाओ प्रीति, नहीं तो मैं भी रोने लगूंगा। अब तो मुझे प्यार करोगी ना? देखो अब हम एक रूप हो गए हैं सचमुच के। अंश के आंखों से आंसू प्रीति की आंखों से जा मिलने लगे। सुलोचना खुशी के अतिरिक्त मुकुल के कंधों पर सर रख रो पड़ी। अर्धनारीश्वर आज सचमुच धरती पर अवतरित हो गए हैं। मुकुल ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अंश के इस भोले प्यार को प्रीति ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। प्यार की इतनी सुंदर परिभाषा उसने केवल पढ़ी थी, लेकिन वह इस रूप में उसके जीवन में आएगा यह बात उसके कल्पना के परे थी। तो दोस्तों, क्या प्रीति ने सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।